लड़की की शादी भी फिक्स हो चुकी थी और लड़की सगाई के 2 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब से नर्स बनकर आई थी और आते ही कुछ ही समय में वो भी गायब हो गई। सरकोट एरिया के हिंदू संगठन ने वर्षा के कम्युनिस्ट पिता विनोद को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपकी बेटी कुछ ही दिनों में इस्लाम कबूल करने वाली है, मगर कम्युनिस्ट बाप उल्टा हिंदू संगठन पर ही आरोप लगा दिया कि यही लोग समाज में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मोहम्मद जास्मीन को फाइनली अरेस्ट भी किया गया, मगर हैरानी की बात ये निकली कि मोहम्मद जास्मीन सबूतों के अभाव में बची निकली। अशोकन के स्टेटमेंट से कि उनकी लड़की अकीला के साथ फसीना नाम की लड़की हमेशा रहती है, वही फसीना जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और ये फसीना PFI की एक्टिव मेंबर भी थी। कसरगोड का कहानी बताया था कि ये एक जगह है 200-300 किलोमीटर स्ट्रेच, उस रास्ते से जाएंगे एक भी लड़की नहीं मिलेगा जो बुर्का नहीं पहने हुए है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, वहां पे बोला था कि केरला को कभी इतना काला मैंने कभी नहीं देखा। मैं आधा शर्मा से मिला मूवी रिलीज होने के पहले। ये फेक फिगर्स कहाँ से ले आई? उड़ के आए? मैं भी फेक हूँ, आप भी फेक हो, मेरे होठ भी फेक है, मूवी भी फेक। 5 में रिलीज हो रही है, जाके देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं फेक। अदा शर्मा ने खुद बोला कि ये फेक है, वो फेक है, क्या फेक है खुद जाकर देख लो। इस शॉर्ट ने यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक बवाल काट दिया। इस शॉर्ट को देखने के बाद लोगों ने मूवी देखी या ना देखी पता नहीं, मगर कमेंट्स भर भर कर आए कि ये मूवी फेक है। देश के नामी गिरामी यूट्यूबर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से लेकर हुज हू तक सभी ने बोला कि ये सब फेक है, और मुझे मौका मिला रिसर्च करने को, जिसके रिजल्ट में मुझे 15 केसेस राइट फ्रॉम केरला मिले। एज दिस वीडियो विल चेंज योर परसेप्शन अबाउट द रियलिटी। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। केस 0। जी हाँ, ये केस 0 इसलिए है क्योंकि यही है शालिनी उन्नीकृष्णन की असली कहानी। शालिनी उन्नीकृष्णन कैरेक्टर का रियल नेम है निमिषा संबात, और जो फिल्म में रमीज नाम का कैरेक्टर है जिसने शालिनी उर्फ निमिषा को ट्रैप किया था, उसका रियल नेम है सज्जाद रहमान सलीम। ये सज्जाद मियाँ आजकल रेस्टोरेंट चला रहे हैं जो फेमस है अपनी बीफ डिशेस के लिए, और इनके होटल को मीडिया कवर भी मिला हुआ है। ये केस 2012 का था, जब शालिनी उर्फ निमिषा ट्रैप हुई थी और निकाह करके इस्लाम कबूल करके अफगानिस्तान पहुंची थी। ये आज भी काबुल जेल में बंद है। ये बात खुद NIA ने इन्वेस्टिगेट करके बताई थी, जब निमिषा की मां बिंदु संपत अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रही थी। खुद बिंदु संपत ने मीडिया में दिए हुए स्टेटमेंट्स में यही कहा है कि उनकी लड़की 2017 से मिसिंग हो गई थी। तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर के बाद से सारे कैदियों को तालिबानियों ने छोड़ दिया था, मगर ISIS के कुछ टेररिस्ट को इवनिंग में ही वापस जेल में डाल दिया गया था। उन्हीं में से एक निमिषा उर्फ फातिमा भी थी। जी हाँ, कन्वर्ट होने के बाद इसका भी नाम फातिमा ही था। NIA के पास आज भी ये केस है, और अब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये तय नहीं कर पा रही हैं कि फातिमा उर्फ निमिषा को भारत वापस लाना चाहिए या नहीं। खुद निमिषा की मां कईयों बार ये कह चुकी है कि उसकी बेटी को ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल करवाकर अफगानिस्तान भेजा गया था। अगर निमिषा ने कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज की है या वो शामिल भी थी, तो भी उसे भारत लाया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर चूंकि अब भी एजेंसीज की कॉमन राय इस केस में बन नहीं पा रही है, तो निमिषा अब भी वहीं काबुल जेल में ही है। मगर सज्जाद मियां उर्फ मूवी के रमीज भाईजान आज भी बीफ डिशेस अपने रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं, और ये सबूतों के अभाव में आजाद घूम रहे हैं। सही है ना? करे कोई और भरे कोई और जो असल में करे, अब क्या ही बोलें। केस नंबर 1। ये केस एकदम ताजा है, एकदम गरम। 30 अप्रैल की घटना, द केरला स्टोरी के रिलीज से ठीक 5 दिन पहले की। केरला के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये पिक डालती है और अपना आइडेंटिटी स्टेटस भी चेंज करती है। इनका नाम है अथुल्या, जो अब आलिया बन चुकी है।
एज उन्होंने निकाह पढ़ लिया है रिसाल मंसूर नाम के मोमीन के साथ। मगर गौर करने वाली बात ये 4 तस्वीरों की क्रोनोलॉजी है। एकदम से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिजाब में आ जाती है, उसकी सहेलियां भी हिजाब वाली हो जाती हैं, निकाह की तस्वीरें भी आई और इस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम पोस्ट ने कई लड़कियों को क्या मैसेज दिया होगा? यही कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जो लोग अब तक द केरला स्टोरी मूवी को देखकर आ चुके हैं उन्हें ये 4 स्टेप्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। स्टेप 1 फाइंड हिंदू गर्ल, स्टेप 2 ट्रैप हर, स्टेप 3 ब्रेन वॉश हर एंड स्टेप 4 मैरी एंड कन्वर्ट हर। वैसे आगे के स्टेप्स भी हैं कि डिपोर्ट टू ISIS या फिर किसी छोड़। देखा द केरला स्टोरी से पहले ये रियल फिल्म लॉन्च हो गई थी। देखा ना द रियल केरला स्टोरी। बस अब इंतजार है क्लाइमैक्स का। बट इंस्टाग्राम के माध्यम से ना जाने कितनों तक दीन की दावत चली गई होगी ना। केस नंबर 2, ये केस है 19 जनवरी 2023 का, मगर मीडिया में आया 23 जनवरी 2023 को। एक शादीशुदा महिला, हिंदू महिला, जिनका नाम था अतकम पुलिगुजी सिंधु, शॉर्ट फॉर्म सिंधु। इनकी और एक और आदमी, मेरा मतलब एक मोमीन, जिसका नाम था KM मोहम्मद शरीफ, इन दोनों की लाश गैलेक्सी लॉज में टंगी हुई पाई गई। ये घटना वही कासरगोड की है जहां द केरला स्टोरी की कहानी की शुरुआत होती है। कासरगोड में गुरुवयूर टेम्पल के पास ही लॉज गैलेक्सी इन। एज पर द इन्वेस्टिगेशन सिंधु भी शादीशुदा थी और शरीफ भी शादीशुदा था। सिंधु के 2 बच्चे और शरीफ के 3 बच्चे थे। मगर कुछ महीनों से सिंधु लगातार शरीफ के ऑटो में रेगुलर आया जाया करती थी। एज शरीफ साहब ऑटो ड्राइवर थे और धीरे धीरे शरीफ का सिंधु के घर में आना जाना भी शुरू हो गया था। और 19 जनवरी के दिन से ठीक 2 हफ्ते पहले ही दोनों एक साथ गायब हो गए। पुलिस का मानना था कि दोनों स्टेट से बाहर भी गए थे। मगर 19 जनवरी को इन दोनों की लाश गैलेक्सी इन होटल में क्यों पाई गई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ऑल हेल सेकुलरिज्म। केस नंबर 3। अब भाई इस केस पे आप लोगों के कमेंट्स भी चाहिए, एज ए केस पॉलिटिकल भी है और केरला के पॉलिटिक्स में इस केस ने कुछ दिन तो भौकाल मचाया था। ये केस आप सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि केरला में भले ही कम्युनिस्टों की सरकार है मगर वहाँ सिक्का आज भी इस्लामियों का ही चलता है। ये केस एक वामपंथी मुस्लिम नेता और एक क्रिश्चियन लड़की के अपहरण और उसकी शादी का। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, क्रिश्चियन लड़की के रिश्तेदारों ने कोझिकोड के CPIM नेता और DYFI कनौत एरिया के सचिव शेजीन पर लवजे का आरोप लगाया था। इसके बाद खुद CPIM पार्टी ने ही इस मुस्लिम नेता शेजीन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही थी। CPIM पार्टी ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि भाई दोनों अगर प्यार में थे तो किसी को पता क्यों नहीं पड़ा। वैसे लड़की की शादी भी फिक्स हो चुकी थी और लड़की सगाई के 2 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब से नर्स बनकर आई थी और आते ही कुछ ही समय में वो भी गायब हो गई। मगर जब मिली तो शेजीन के साथ वो निकाह कर चुकी थी। लड़की का नाम है ज्योत्सना और जांच में यह भी पता चला कि लड़की शेजीन के साथ 7 महीनों से रिलेशनशिप में थी, इवन तब भी जब वो सऊदी अरब में नर्स थी। लोकल लोगों ने इस मुद्दे पर बहुत हंगामा किया था। तभी वहाँ के हालात देखकर CPIM पार्टी ने यह बयान दिया कि उनकी पार्टी या उनके किसी भी कार्यकर्ता का इसमें कोई हाथ नहीं, जबकि एज पर लोकल्स CPIM के ही मुस्लिम कार्यकर्ताओं का ही सब किया धरा है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा। मगर आज भी ये केस पेंडिंग है और ज्योत्सना के घर वाले अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनकी बेटी जरूर वापस आएगी। वैसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि CPIM के जिला सचिवालय के मेंबर जॉर्ज M थॉमस पार्टी की तरफ से शेजीन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। वो तैयारी में है, अब देखो कब तक हो पाती है पूरी तैयारी। केस नंबर 4। ये केस है अगस्त 2022 का। केरला के थोडुपुझा नाम के इलाके में एक लॉज जिसका नाम है एफियल टावर, वहां केरला पुलिस ने 2 लोगों को ड्रग्स बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इन दोनों के नाम है यूनुस और अक्षया शाजी। जी हाँ, एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की। जांच में यह पता लगा कि अक्षया शाजी पिछले 4 साल से ड्रग एडिक्ट हो गई है, थैंक्स टू यूनुस। और यूनुस के साथ ही मिलकर उसी इलाके के कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स भी सप्लाई करती थी। अक्षया शाजी को पहले यूनुस ने अपने प्यार के जाल में फंसाया और बाद में उसे ही ड्रग एडिक्ट भी बनाया
और उसी से ही ड्रग्स का यह धंधा भी करवाया। ऐसा मैं नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। द केरला स्टोरी में ड्रग्स का एंगल तो आप सभी लोग देख चुके हैं। ये लाइव केस ड्रग्स का देख लो। क्यों गू+30 सबूत मिला कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5। यह केस है सितंबर 2022 का। यह केस आपको बताएगा कि असली माइनॉरिटी कौन है और किसकी आइडेंटिटी अब तक रिवील नहीं हो पाई है। एक क्रिश्चियन महिला ने केरला हाई कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया था कि उसका मुस्लिम हस्बैंड उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाना चाह रहा है। ऐसे में वो खुद बचकर अपने घर वालों के पास आ चुकी है और अब वो अपने पति के पास नहीं जाना चाहती। ये केस जब केरला हाई कोर्ट में आया, जब एक मुस्लिम आदमी ने हेबियस कॉर्पस के तहत पिटीशन डाली और अपनी पत्नी को कोर्ट के सामने पेश होने की गुहार लगाई। मगर जब केरला हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पर पुलिस लड़की को ढूंढने निकली तो वो अपने मायके में ही मिली और उसी ने ये बयान कोर्ट को दिया कि उसका मुस्लिम पति उसे फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहा है, जबकि इनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है। स्पेशल मैरिज एक्ट में दोनों पति पत्नी अपना धर्म मानने को स्वतंत्र होते हैं और इसकी सिक्योरिटी खुद कानून देता है। हाँ भाई संविधान वालों, कहाँ हो आप? बट जब यही बात कोर्ट को पता चली तो कोर्ट ने उसी मुस्लिम आदमी की पिटीशन खारिज कर दी और पुलिस को डायरेक्शन दिया कि मामले की जांच करें। अब भाई मीडिया में उस मुस्लिम आदमी का नाम अभी तक नहीं आया और जांच कहाँ तक पहुंची है पता नहीं। देख लो वो गर्ल्स, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी अब्दुल से शादी करोगे तब भी क्या होगा। केस नंबर 6। ये केस है अक्टूबर 2022 का। इस केस की गूंज केरला से कर्नाटका तक गई थी। एक 22 साल की केरला की स्टूडेंट ने मंगलुरु में अपने पीजी हॉस्टल में करा था। भुवाना बाबू नाम था इस लड़की का, जो थ्रिसुर की थी और फाइनल ईयर फॉरेंसिक स्टूडेंट थी। उस कॉलेज का नाम था येनोपोया कॉलेज, डेरलाकट्टी, मंगलुरु। भुवाना ने अपने से पहले अपने घर वालों को एक मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी इस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल अल्ताफ है और उसी ने उसे कहीं भी चले जाने और मरने को कहा। पुलिस ने अल्ताफ को कस्टडी में तो ले लिया है, मगर अब भी ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। मंगलुरु के ही विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्टों ने इस पर प्रदर्शन भी किया था और मांग की थी कि इस केस की जांच NIA से करवाई जाए। एज उस एरिया के कॉलेजेस में ऐसी घटनाएं और खासकर लव जे के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। खुद VHP ने ये डिमांड की थी कि इस एरिया में NIA की यूनिट को लगवाया जाए और इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू टेरर लिंक्स की भी की जाए। ऐसे अब भी ये केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही है, मगर हिंदू बेटी तो गई ना। केस नंबर 7। अब भाई ये केस आप लोग सुनेंगे तो आपकी भी खोपड़ियां घूम जाएगी, एज ये केस ही ऐसा है। पठान मिथटा में पंडलम की निवासी सिमी कुमारी 10 साल से मिसिंग थी और यह महिला नवंबर 2022 को मलप्पुरम में पुलिस को मिली। वैसे तो सिमी कुमारी 6 मई 2012 की सुबह से ही मिसिंग थी और वो अकेली नहीं गायब हुई थी, उसकी बेटी भी गायब हुई थी। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हंजिल नाम के एक मोमिन के साथ सिमी कुमारी का अफेयर शुरू हुआ था और वो अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर अपनी बेटी को लेकर साथ भागी थी। सिमी कुमारी अपनी छोटी बेटी के साथ मलप्पुरम आ गई और इस्लाम कबूल करके सानिया बन गई। वो 9 साल तक हंजिल के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर कुछ अननोन रीजंस के चलते बाद में अलग हुई। पुलिस ने पहले हंजिल को अरेस्ट किया और इंट्रोगेशन के बाद ही सिमी कुमारी का पता चला और तब उनको मालूम पड़ा कि सिमी कुमारी सानिया बन चुकी है, मगर सिमी कुमारी की वो छोटी बेटी का पता अभी तक नहीं लग पाया। सोचिए जरा, 10 साल किसे कहते हैं, पता नहीं वो बच्ची कहाँ होगी भी या नहीं। वैसे अभी तक किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने या यूनिवर्सल वैल्यूज वालों ने अपनी छाती कुट्टम वाला प्रोग्राम नहीं शुरू किया। केस नंबर 8। अब भाई ये घटना भी कासरगोड की है। बॉयफ्रेंड अरेस्टेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट इन कन्हनगढ़। जी हाँ, अगेन एक का मामला। MK अब्दुल सुहेब नाम के एक 20 साल के इलेक्ट्रीशियन को अरेस्ट किया गया है, कारण अबेटमेंट ऑफ नंदा विनोद, जो कि एक 19 साल की सेकेंड ईयर BA इंग्लिश की स्टूडेंट थी, एक हिंदू लड़की। नंदा अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर बाप के विनोद कुमार की इकलौती बेटी थी। नंदा और अब्दुल दोनों स्कूल में साथ में थे और 12th क्लास से ही रिलेशनशिप में आ गए थे। 2 साल के रिलेशनशिप से अब्दुल मियां ऊब से गए थे और ब्रेक लेना चाहते थे, मगर नंदा
पहले तो ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हुई, मगर जब अब्दुल मियां ने नंदा को धमकी दी और उसके और नंदा के प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को लीक कर देगा ये कहा, तब नंदा शॉक में आ गई। अब्दुल ने नंदा का फोन भी ब्लॉक कर दिया था ताकि नंदा और तड़पे और जान छोड़े या पीछे आए। 29 अक्टूबर 2022 को जैसे तैसे नंदा ने अब्दुल से वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया, मगर अब्दुल बीच में ही डिस्कनेक्ट करके भाग गया। फिर 31 अक्टूबर को फिर से नंदा ने अपने प्राइवेट वीडियोस और फोटोज के लिए उससे वीडियो कॉल पर बात करी और उसे फाइनली ये कहा कि वो अपनी जान दे देगी अगर ये सब पब्लिक हुआ तो, मगर कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हुआ। मगर अब्दुल की वो एक धमकी कि मैं तेरे पिक्स और वीडियोस वायरल कर दूंगा, उस एक बात ने दूसरी बार कॉल डिस्कनेक्ट होने पर नंदा को करने पर मजबूर किया। बाद में हालांकि अब्दुल मियां ने 32 बार कॉल किया था, मगर तब तक नंदा कर चुकी थी। ये सारी बातें अगेन मैं नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। हालांकि अब्दुल मियां अब तो पुलिस कस्टडी में है, मगर केस अब भी कोर्ट्स में पेंडिंग है। वैसे भी 2022 अक्टूबर का ही तो केस है, अभी ना जाने कितने साल लगेंगे के विनोद कुमार को अपनी बेटी के जस्टिस के लिए। एज हमारे जहांपना अभी बहुत बिजी हैं सेम सेक्स मैरिज एक्ट पर, इसलिए ऐसे केसेस में टाइम लग सकता है। केस नंबर 10। अब भाई ये केस हर एक कम्युनिस्ट को ध्यान से सुनना चाहिए। ये केस भी कासरगोड का ही है और एक कम्युनिस्ट फैमिली का है। वर्षा विनोद नाम की एक लड़की एक यूनुस नाम के एक मोमिन के साथ मिसिंग हो गई। कासरगोड एरिया के हिंदू संगठन ने वर्षा के कम्युनिस्ट पिता विनोद को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपकी बेटी कुछ ही दिनों में इस्लाम कबूल करने वाली है, मगर कम्युनिस्ट बाप उल्टा हिंदू संगठन पर ही आरोप लगा दिया कि यही लोग समाज में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मगर कुछ ही दिनों बाद कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब वर्षा अपने घर वालों को ये बोलकर निकली कि वो अपने कॉलेज सेंट पायस अपने दोस्त के साथ जा रही है, एज कुछ जरूरी काम आ गया है। उसके बाद से ही वर्षा का फोन बंद, उसकी फीमेल फ्रेंड्स का भी फोन बंद, और तब जाके कम्युनिस्ट बाप पुलिस गया और जब वहाँ भी कुछ नहीं बना तब थक हार कर उसी हिंदू संगठन के पास गया जिस पर उसने सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था। काफी मशक्कत के बाद यूनुस का पता लगा जो मलप्पुरम का रहने वाला था। खुद यूनुस के बाप यूसुफ आर्वी ने इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यूनुस और वर्षा के निकाह की खबर ब्रेक करी थी और साथ में ये भी कहा कि भाई ये तो प्राइवेट अफेयर था, इसलिए 10 लोगों को ही बुलाया है। अच्छा, मतलब उन 10 लोगों में लड़की के माँ बाप अलाउड नहीं है? फिर क्या, कम्युनिस्ट माँ बाप तब से इसी शौक में ही हैं कि क्या कमी रह गई हमारे कम्युनिज्म में। केस नंबर 11। ये केस अभी तक इतना कंट्रोवर्सी में आ चुका है कि इस केस का सिर कहाँ है और पैर कहाँ है अभी तक पता ही नहीं चला है। इस केस को सुनकर आपको लगेगा कि लव जिहाद के कारण ना जाने कितने ही ऐसे केसेस पर भी अब केरला में सवाल उठने लग गए हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं कि ये सब हुआ कैसे। 11 मई 2021 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास के रॉकेट एक घर को हिट करता है और इस घर में रहने वाली एक नर्स की मृत्यु हो जाती है। बात जब लाइमलाइट में आती है जब केरला के कैथोलिक प्रीस्ट रॉय कननचीरा अपनी एक वर्चुअल क्लास फॉर कैथेकिज्म टीचर्स फॉर सयारी मलाबार चर्च में ये स्टेटमेंट देते हैं कि इजावा बॉयज आर ट्रैपिंग कैथोलिक गर्ल्स इनटू मैरिज। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इजावा कम्युनिटी एक हिंदू कम्युनिटी है, मगर इनका ओरिजिन श्रीलंका का है और चेरा किंगडम के समय ये लोग यहाँ सेटल हुए थे डायरेक्टली फ्रॉम श्रीलंका। मगर कैथोलिक प्रीस्ट का स्टेटमेंट इजावा कम्युनिटी को लव जिहाद के कटघरे में ला खड़ा करता है। डिस्पाइट कि जो नर्स हमास के हमले में इजराइल में मरी थी वो क्रिश्चियन थी और उसका नाम सौम्या संतोष था और उसके पति संतोष ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो दोनों 15 साल की उम्र से ही एक दूसरे को जानते थे और 20 साल की उम्र तक वेट करने के बाद उन्होंने शादी की, ना कि निकाह। एनडीपी लीडर वेलापल्ली नटेसन ने इस केस को एक काउंटर के रूप में उस कैथोलिक प्रीस्ट को सुनाया जो इजावा कम्युनिटी पर ही लव जिहाद का आरोप लगा रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लड़का हिंदू था और लड़की क्रिश्चियन थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस केस को एज एन एक्सक्यूज बनाकर रियल लव जिहाद वालों को बचाने का काम किया जा रहा था। मगर जब सच्चाई सामने आई तब मीडिया में ये प्रूव हुआ कि कैथोलिक प्रीस्ट ऐसी थ्योरी देकर किन्हें बचा रहा था। वो तो भला हो एनडीपी लीडर वेलापल्ली नटेसन का, जिन्होंने दबाव बनाकर सौम्या संतोष केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई, वरना ये केस उस नैरेटिव को जन्म देती कि देखो
लव जिहाद तो हिंदू भी कर रहे हैं। वैसे उस कैथोलिक प्रीस्ट रॉय कननचीरा ने अपने उस स्टेटमेंट को वापस भी लिया और माफी भी मांगी। मगर एक बात मैं यहाँ बताता चलूं कि इस केस को मैंने इसलिए बताया ताकि गू प्लस टट्टी जैसे लोग कहीं इसी केस को आप लोगों को बताकर ये नैरेटिव ना बना दें कि भैया देखो लव जिहाद तो हिंदू भी करते हैं, और कह देंगे लव जिहाद इज अ मिथ। केस नंबर 12, ये केस है 2020 जनवरी का। ये केस आपको बताएगा कि इंस्टाग्राम की दोस्ती आपको कहां पहुंचा देती है। इस केस के तार भी कासरगोड से ही जुड़े हैं। कासरगोड की 18 साल की लड़की रंजीता, ऐसे नाम चेंज किया हुआ है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। वो और बीजेपी एमपी शोभा उस समय के कर्नाटका सीएम येडियुरप्पा से मिलने जाते हैं एक कंप्लेन लेकर। कंप्लेन में लिखा था कि रंजीता की 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक से दोस्ती बनी, उनका रिलेशनशिप हुआ और 1 महीने पहले दोनों बेंगलुरु भी आए फ्रॉम केरला, मगर यहाँ उसे 4 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया और उसे इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया गया। उसे ये भी कहा गया एंड आई कोट, अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अगेन आई कोट, अगर मैं तुम्हें फिर से मंदिर जाते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि लड़की ने अपने हाथ में ओम का टैटू जो बनवा कर रखा था उसे भी वो हटवाने और माथे पर कुमकुम लगाना बंद करवाने के लिए दबाव बना रहा था। ये मैं एग्जैक्ट कंप्लेन को कोट कर रहा हूँ। इस केस में जिस लड़के का नाम सामने आया है उसका नाम है कासरगोड निवासी ऋषभ, और साथ में आया है नाम एक मुस्लिम कपल का। मोमीन का नाम है अंसार, जिसे बेंगलुरु पुलिस ने बाद में अरेस्ट भी किया। लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था एज ऋषभ के पास उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस भी थे जिसे वो पब्लिक करने की धमकी दे रहा था। पहले लड़की ने कासरगोड में ही पुलिस कंप्लेंट की थी, मगर वहां जब सुनवाई नहीं हुई तो लड़की ने उडुपी की सांसद शोभा की मदद ली और सीधा कर्नाटका सीएम तक पहुंची। वैसे इस केस में पॉस्को एक्ट भी लगा है। कासरगोड की एक और कहानी जो कर्नाटक द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जब खुद पर्सनली कासरगोड गए थे अपनी फिल्म की रिसर्च के लिए, तो सुनिए उन्हें क्या क्या लगा था। कासरगोड का कहानी बताया था कि ये एक जगह है 200-300 किलोमीटर स्ट्रेच, उस रास्ते से जाएंगे एक भी लड़की नहीं मिलेगा जो बुर्का नहीं पहने हुए हैं। उन्होंने सोचा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ज्यादा बोल रहे हैं। वो खुद जाके देख के आए कि ऐसे हालत है उस जगह की। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, वहां पे बोला था कि केरला को कभी इतना काला मैंने कभी नहीं देखा, कलरलेस ब्लैक। तो वहां पे क्या हो रहा है ना, वहां पे कासरगोड में एक एरिया है, अट्टीकाट बोलते हैं, जहाँ पे शरिया कानून चलता है। आप भी सोच सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंस की 75 साल बाद। ये ऑडियो उन्हीं की परमिशन से आपको सुनवा रहा हूँ, एज ये उस क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन का पार्ट है जब द केरला स्टोरी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्ट्रेस द केरला स्टोरी के प्रीमियर पर आए थे। बट ये जर्मन शेफर्ड अब भी मानेगा? केस नंबर 13। इस केस का एग्जाम्पल आपको ये बताएगा कि क्यों कोर्ट के फिगर्स लव जिहाद के मामले में हिले हुए हैं। 2019 सरवोरम रेप केस। मोहम्मद जास्मीन नाम के एक मोमिन ने 18 साल की अपनी ही स्कूलमेट को ड्रग करके सरवोरम पार्क में रेप किया था। उस इंसिडेंट का वीडियो बनाया और उसी वीडियो का इस्तेमाल करके उससे वो पैसे भी वसूलता था और उसे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज भी करता था। लड़की क्रिश्चियन थी और चूंकि वो माइनर थी तो ये केस सीधा फास्ट ट्रैक किया गया। मोहम्मद जास्मीन को फाइनली अरेस्ट भी किया गया, मगर हैरानी की बात ये निकली कि मोहम्मद जास्मीन सबूतों के अभाव में बच निकला। डिस्पाइट कि वो वीडियोस, वो फुटेजेस सब कुछ अवेलेबल थे, बट सबूत और कॉन्क्रीट चाहिए थे हमारे जहांपनाहों को। जबकि इस केस में लड़की के पेरेंट्स की कंप्लेन पर कुल 24 विटनेसेस के बयान दर्ज हुए थे, बट द केरला स्टोरी की तरह सबूतों का अभाव। और फाइनली जस्टिस के प्रिया के वर्डिक्ट में यही आया कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव मोहम्मद जास्मीन गिल्टी। ऐसा है, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर ये प्रूव करना पड़ गया ना कोर्ट्स में कि बताओ दाऊद इब्राहिम सच में कहाँ हैं, तो हमारी एजेंसीज भी जब तक प्रूव नहीं कर पाएंगी जब तक खुद दाऊद इब्राहिम कोर्ट में आकर ये हलफनामा नहीं देगा, वो भी लिखित में कि यस मिलॉर्ड, मैं दाऊद इब्राहिम कासकर फला सालों से पाकिस्तान के इस ढीमका शहर में रह रहा हूँ। ऐसे नहीं कोर्ट्स में 32,000 के फिगर्स का 3 करके गिना जा रहा है, थैंक्स टू आवर जहांपनाहों की कोर्ट्स। क्यों?
केस नंबर 14, ये केस है 2019 का। इस केस में आपको ये क्लियर होगा द रियल इशू इज नॉट अबाउट एजुकेशन बट द बुक विच यू रीड। बोलो तो सब किताब का ही खेला है। मलप्पुरम के कुटीपुरम एरिया के कॉलेज की 24 साल की असिस्टेंट प्रोफेसर ने 25 साल के मोहम्मद हफीज, जो पेरम्बलवू थ्रिसरूर के कॉलेज में प्रोफेसर है, उस पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, लीकिंग प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस का आरोप लगाया। वैसे ये लड़की और हाफिज मियां 4 साल से रिलेशनशिप में थे और इन 4 सालों में मोहम्मद हफीज ने लगभग लड़की को मोमिना बना ही दिया था। एज पर द कंप्लेंट, लड़की ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि उसे ये बोलकर हाफिज ने इस्लामिक कस्टम सिखाए कि जब तक तुम ये सीखोगी नहीं तब तक मेरी फैमिली तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाफिज मियां फिलहाल एनआरआई बन के यूएई भागे हुए हैं और ये लड़की के इंटीमेट पिक्स और वीडियोस वायरल हुए पड़े हैं। अब लड़की खुद कह रही है कि अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब उसके पास इस्लाम कबूल करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। द केरला स्टोरी में आपने देखा होगा कि कैसे इमोशनली ब्रेक डाउन किया जाता है, आपको उस पॉइंट पर ला दिया जाता है जिस पर आपके पास कबूल है करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। चीटिंग का केस या लव सेक्स और धोखा वाला केस का नाम देकर छुपा लो, मगर सच्चाई आप भी जानते हैं कि आखिर उस लड़की की क्या गलती थी जो उसे ये सब कबूल है के चक्कर में फंसाया। द केरला स्टोरी का ये सीन तो याद ही होगा आप लोगों को। जरा इस सीन के पीछे की कहानी भी सुन लो। കാരണം ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം കുടികൊള്ളുന്നത് അങ്ങ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇത് തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ശ്രുതി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായത്. കാരണം ശ്രുതി അമ്മയോടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടതും എല്ലാം. അത് താങ്ങാൻ വയ്യാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലായതും എല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെയധികം ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് 3 ദിവസം ഞാൻ പോയില്ല. കാരണം എനിക്ക് അപ്പോഴും എന്റെ ഇസ്ലാം വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, അവർ എന്റെ ഈ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമായിരുന്നു. ശരിക്കൊരു തീവ്രമായ ഒരു ജിഹാദിയൻ മനസ്സായിരുന്നു എനിക്കും. കാരണം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക, ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രചാരികയാവുക എന്നുള്ള ഒരു, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി മതം മാറ്റി ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള കടുത്ത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ അച്ഛന് തീരെ വയ്യാതെ, ഞാൻ മതം മാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് പോലും. എന്നിട്ട് 3 ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ പോയില്ല. കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ശരിയാവില്ല, അവർ കാഫറുകളാണെന്നുള്ള അവരുടെ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എല്ലാം മനസ്സിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് केस नंबर 15, ये केस अभी तक का सबसे ज्यादा चर्चित केस रहा है और ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है जिसने इस केस को कवर नहीं किया हो। मगर क्या इस केस में जस्टिस मिला? ये है हादिया केस, जो कभी अकीला थी। वैसे इस केस को शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस भी कह सकते हैं और ये केस केरला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अकीला नाम की एक हिंदू लड़की अगस्त 2010 में जसीला अबू बकर नाम की एक खातून के कांटेक्ट में आई। अकीला शिवराज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट थी, जो सालेम तमिलनाडु में है। जसीला की बहन फसीना भी उसी कॉलेज में अपना दूसरा कोर्स कर रही थी और इसी टाइम पर जसीला और फसीना दोनों बहनें अकीला की रूममेट्स भी बन जाती हैं और अकीला को धीरे धीरे इस्लाम की दावत परोसने लग जाती है। इस सब का एंड रिजल्ट ये हुआ कि अकीला ने दिसंबर 2016 में शफीन जहान नाम के एक मोमिन के साथ निकाह कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम हादिया रखा। अकीला के पिता अशोकन केएम ने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। काफी मशक्कत के बाद अशोकन केएम की पिटीशन पर केरला हाईकोर्ट ने हादिया और शफीन की निकाह को नल एंड वॉइड करार दिया और हादिया उर्फ अकीला को वापस अपने हॉस्टल भेजने का ऑर्डर जारी किया। मगर कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब सुप्रीम कोर्ट के जहांपना इस मैटर में कूदे और केरला हाईकोर्ट के उस नल एंड वॉइड वाले फैसले को पलट दिया। एज शफीन मियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। ये पूरा केस मीडिया में 2 साल तक रहा, मगर अशोकन आज भी अपनी बेटी की वापसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। खुद अशोकन के स्टेटमेंट्स हैं कि उनकी लड़की अकीला के साथ फसीना नाम की लड़की हमेशा रहती है, वही फसीना जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ये फसीना
PFI की एक्टिव मेंबर भी थी। जब भी अशोकन अपनी बेटी से मिलने जाते थे एज पर कोर्ट ऑर्डर्स, तब वो उनकी बेटी के साथ होती थी। जब PFI पर मोदी सरकार ने बैन लगाया तब जाकर अशोकन को मौका मिला अपनी बेटी से अकेले मिलने को, मगर अब भी उनकी बेटी इतनी सहमी हुई है कि वो अब वापस नहीं आना चाहती। और शफीन जहान मियाँ का क्या हुआ? ये मियाँ जब से सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया तब से गायब चल रहे हैं और ये खुद हादिया उर्फ अकीला के साथ नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या पूरे समाज को कोई मैसेजिंग देनी थी? तो भाई ये तो 15 केसेस हैं जिन पर उन सभी को जवाब देने हैं जो 32,000 केसेस पर उंगली उठा रहे हैं। अगर मैं एक अकेला यूट्यूबर अकेले रिसर्च करके इन 15 केसेस को ला सकता हूं तो क्या मीडिया नहीं ला सकती? वैसे ये 15 केसेस नहीं, इससे ज्यादा 70 केसेस और पड़े हैं मेरे पास, मगर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इन 15 केसेस में लव जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद और ड्रग्स तीनों का नेक्सस आपको समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे लव जिहाद पूरे समाज को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये केसेस केरल के जरूर हैं, मगर आप सबको भी पता है कि ये केसेस पूरे भारत में हैं। आज जब तक केरला स्टोरी के माध्यम से ऐसे ही गुमनाम कहानियों को जब आवाज मिली तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होना ही था। ये सब पैसे कमाने का कोई माध्यम तो नहीं? यही लॉजिक, यही रीजंस वामी कामी इस्लामी दे रहे हैं ना, और यही बोलकर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। और कुछ बड़े यूट्यूबर्स इस पर सिर्फ न्यूट्रल खेल रहे हैं कि हाँ होता तो है, बस ज्यादा नहीं होता। उससे एक बात तो साबित होती है कि जहाँ सत्य होता है वहाँ शुरू में तकलीफ बहुत होती है। भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये डेटा उन लोगों के लिए है जो गू+30 के डेटा मैनिपुलेशन को ही सत्य मानते हैं। पहले NIA ने ही जिन लव जिहाद के केसेस को बस्ट किया है उनके कुछ निकाह के सर्टिफिकेट्स देखो। ये सब अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। जो लोग 32,000 को 3 मना रहे थे वो भी देखें। ये वो निकाह नामे हैं जिन पर कोर्ट की मोहर है, स्पेशल मैरिज एक्ट वाले। और जिन केसेस के निकाह नामे हैं वो केस भी आप लोग देख लो कितने हैं, गिनते रह जाओगे, खत्म नहीं होंगे। ये सारा डेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है एज ए स्क्रीनशॉट्स को। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों 32,000 का 3 हो जाता है। ये वाला स्टैट्स देखिए, ये है 2001 से 2011 तक का केरला का डेमोग्राफिक डेटा। जो लोग डेटा की टट्टी बनाकर आपको परोसते हैं वो भी देखें, इस डेटा को ध्यान से देखें, कहाँ कितना परसेंटेज बढ़ा है। और इसी डेटा को थोड़ा सा और डिटेल में दिखाता हूँ। नॉर्दर्न केरला का ये स्टैट्स देखो, इसमें आप क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और हिंदूज तीनों का कंपैरेटिव परसेंटेज देखो और ये भी देखो कि किसका कितना इंक्रीज हुआ है और किसका कितना डिक्रीज हुआ है। मगर अब भी कुछ को ये कहने में मजा आता है कि 32,000 के प्रूफ लाओ। अरे चोमू, पहले ये 15 केसेस और इन सभी स्टैट्स पर जवाब तो दे दो। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ। यूट्यूब पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ISIS-K की ब्राइड्स पर। ये वीडियो अब भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस वीडियो का टाइटल है खोरासान फाइल्स, द जर्नी ऑफ इंडियन इस्लामिक स्टेट विडोज। चूंकि ये वीडियो भी पब्लिक डोमेन में ही है तो इसे भी आप एक रेफरेंस में ले सकते हैं कि कैसे लव जिहाद का फाइनल डिस्टिलेशन कहाँ होता है। ISIS-K बोले तो ISIS खोरासान यूनिट। ये खोरासान शब्द का एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस भी है। इस्लामिक इन्वेजन से ठीक पहले अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के माउंटेन एरियाज को खोरासान के नाम से भी जाना जाता था। ये वो समय था जब पर्शियन एम्पायर अपने उरूज पर था। बेटा पर्शियन एम्पायर की बात हो रही है, ईरानियन एम्पायर की नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हालांकि इसी एरिया को वैदिक काल में और इवन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी गांधार ही कहा गया है। सो इसी रीजन को भारत तक जोड़कर नक्शेबाजी करके ISIS ने एक यूनिट निकाली जिसमें लड़ाके इसी रीजन से आएंगे और इसी रीजन को ISIS-K बोले तो ISIS खोरासान बनाएंगे। केरला हाईकोर्ट 2009 से सरकारों को वार्न कर रही है। केरला के CM ओमान चंडी केरला असेंबली में इसी मुद्दे पर बोले थे। चीफ मिनिस्टर ओमान चंडी ने जून 2012 में कहा था 7,800 पीपल आर कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग 2006 to 2012 and during 2009 to 2012 as many as 2,667 were young women। अब ये बात मैं नहीं, खुद केरला का एक CM कह रहा है। जिस केरला CM के इंटरव्यू को सेंसर बोर्ड ने द केरला स्टोरी मूवी से सेंसर कर दिया, उनकी एक क्लिप अब हर जगह देखी जा रही है।
ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക, മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക. ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി केरला सीएम अच्युतानंद ने ये बातें ओमान चंडी से पहले 2010 में ही कह दी थी। मतलब 2 केरला के सीएम अपनी चिंता इस इशू पर जता चुके हैं, मगर भाई द केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। हालांकि अब के सीएम पिनरई विजयन आज भले ही लव जिहाद पर यू टर्न ले रहे हैं, मगर इनका भी एक रहस्य आज खोल ही देता हूँ। इनसे मिलिए पीएम मोहम्मद रियाज। ये अभी की केरला की सरकार में PWD मिनिस्टर हैं और केरला सीएम पिनरई विजयन के दामाद भी हैं। और यही नहीं, पिनरई विजयन की बेटी वीना विजयन के ये पहले पति हैं, मगर वीना विजयन पीएम मोहम्मद रियाज की दूसरी पत्नी है। इनकी पहली पत्नी डॉक्टर समीहा सेथलवी भी एक हिंदू थी और उन्हें शादी के बाद काम करने की इजाजत नहीं मिली थी। यही नहीं, मोहम्मद रियाज पर अपनी पहली पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंट बीटिंग्स और उनके 2 बच्चों को किडनैप करने का आरोप भी लगा था। मगर केरला सीएम की बेटी से दूसरी रजिस्टर्ड मैरिज के ठीक पहले ही ये सारे चार्जेस एकदम से हटा लिए गए। मैं ये नहीं कहता कि ये दोषी हैं या इसमें भी लव जिहाद का एंगल है, मगर जिस स्टेट के सीएम के घर में ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे और किस आधार पर उस लव जिहाद को नकारेंगे जिसे इनके पहले के 1 नहीं 2 सीएम बोल चुके हैं। क्या यही है केरला के सीएम का राजधर्म? ये है श्रुति, जो ऐसे ही लव जिहाद में फंसकर रहमत बन गई थी 8 साल पहले। I born and brought up in a Brahmin family in Kasaragod district of Kerala. My age of graduation, so I joined in a private college. Unfortunately, in my class, majority were Muslim girls. There was no boys at least, and I was focusing on my education and career, everything. But these girls, my friends, my classmates, didn't let me go in such a way. Their role they played very well. They slowly learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. Matching to that, they explained their ideology regarding women in इनकी खुद की जुबानी आप सुनोगे तब भी क्या आप द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा फिल्म बता पाओगे? ये कितनी शर्म की बात है कि आज द केरला स्टोरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रियल विक्टिम्स को सामने लाना पड़ा ताकि ऐसे गू प्लस तटियों के झूठ को तोड़ा जा सके, जो खुल कर कह रहे हैं कि केरला उस स्टेज पर खड़ा है कि अगर अब भी इन सब पर एक्शन नहीं लिया गया तो एक दिन केरला भी कश्मीर बन जाएगा और नाराए तकबीर गूंजेगा, रलेव गलेव या चलेव गूंजेगा। 1991 इज जस्ट 32 इयर्स बैक स्टोरी। कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए सिर्फ अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में। सत्य सबको पता है मगर कोई मान नहीं रहा। और अब चलते चलते एक जवाब FT रिव्यू चैनल को। हाँ भाई, एक यूट्यूबर है FT रिव्यू के नाम से। भाई साहब को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये लिख रहे हैं कि द केरला स्टोरी को प्रमोशन क्यों मिल रहा है। अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालते हैं कि द केरला स्टोरी वालों ने पेड प्रमोशन करवाया है और कुछ यूट्यूबर्स और मूवी रिव्यूअर्स को पैसे भी मिले हैं। और इन्होंने सूरज कुमार का नाम भी लिया है कि सूरज कुमार इन सब को लीड कर रहा है इस पूरे कैंपेन को। और ये FT रिव्यू वाले बाकी और कईयों का भी नाम एक्सपोज करने वाले हैं। बेटा FT रिव्यू, मैं भी द केरला स्टोरी के प्रीमियर में इनवाइटेड था, हमारा भी नाम ले लेते यार। और सूरज कुमार तो मिला था मुझसे वहाँ। क्यों भाई सूरज कुमार, यार तुमने बताया नहीं कि पैसों की बारिश हो रही थी? अगर पैसे मिले हैं तो थोड़े छींटे इधर भी गिरा दो, सचमुच बड़ी तंगी है। तो भाई जब तक सूरज कुमार से जवाब आएगा तब तक आप लोग इस क्लिप को देखिए और जाने कि अब हिंदू महिलाएं झुकेंगे नहीं साला। परमेश्वर को मानते हो ना, आप अपने घर में मानो, आप अपने चर्च में जाके बनाओ, यहाँ दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं वो किसी को ट्रेन में या ऐसे किसी को पकड़ रहे हैं क्या? आप लोग कहीं भी जाते हो ऐसे हमारे हिंदू भाई जो है ना वो खुद कमीने हैं जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग आपसे
नहीं, कोई प्यार मत करो, हमारे पास है, हमारे पास हमारे इतने सारे देवी देवता है ना, हमें आपके भगवान की नहीं जरूरत है। आपके भगवान में इतनी शक्ति होती तो 3 खिलने में मर गया होता क्या? हम सिर्फ एक ही को फॉलो करते हैं, चक्रधारी को, और किसी को फॉलो नहीं करते हैं। हम कट्टर हिंदू हैं, हमको है ना ऐसे, हम किसी की बातों में नहीं आते। तुम नहीं आओगे ना, लेकिन और बाकी दुनिया है ब्रेन वॉश हो जाती है। आप लोग मतलब ये ट्रेन में घूम के सबका ब्रेन वॉश कर रहे हो। भगाया मैंने बेइज्जती करके घर पे पहले चाय पानी कराया, जूता भिगो के मारे सालों को। आते हैं यहाँ पे, तुम्हारा खुद का तो कुछ हो जा नहीं रहा है, तुम 4 पैसे तुम्हें मिलते हैं तो तुम जो है दुनिया को निकलती हो। अरे भैया, बिना मिले हमको सब पता है, करके घूम रही हो। हमको सब पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। Converts, don't try to convert us, please. You are already converted. तो why are you giving this ज्ञान? Why are you giving this ज्ञान to everyone? क्यों? परमेश्वर तुम्हारा ना, तुम मानो। भगवत गीता नहीं जाते, भगवत गीता वाले कहीं नहीं जाते, नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं। वो ढोल बजाते हैं, वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे आते हैं, घर में नहीं जाते। आओ भैया, आप पहले मुझे मैं कन्वर्ट हो जाओ। ये नहीं होता है, ये हिंदू धर्म में नहीं होता है। डोंट डू दिस, एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हम जैसे लोगों के सामने तो मत करना है। स्टॉप इट, डोंट डू दिस अंटिल आई एम देयर इन दिस कोर्स। परमेश्वर का ठिकाना नहीं चलता। आपके परमेश्वर इतने ताकतवर होते ना तो खुद की जान बचा लेते, कुछ नहीं जिंदा हुए। आए बड़े ज्ञान लेने वाले। अगर आप भी लव जिहाद जैसे कैंसर से भारतीय सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।